हाँ, चलिए बच्चे हम बात करते हैं अपने लेक्चर नंबर 10 की। तो बच्चों कैसे हो आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और घर में रहकर एकदम कोरोना वायरस की वैक्सीन खोज रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम आपके लिए ऑलरेडी नेशनल इनकम के 9 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 10वां है। ठीक है प्यारे बच्चों, अभी हम पढ़ रहे हैं ना नेशनल इनकम का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं कि यार ऐसे बेसिक चीज़ें जो हमारे लिए चाहिए, जिनके बिना जो भी नेशनल इनकम का कुछ क्वेश्चन उनको कर नहीं सकते। तो आपको पता नहीं लग, आप सोच रहे होंगे यार कभी आप कोई टॉपिक करा रहे हो, कभी कोई टॉपिक करा रहे हैं। ये बुक्स सारे टॉपिक्स हैं, अलग अलग बुक में, किसी बुक में आगे हैं, किसी बुक में पीछे हैं, पर इसका कोई ये मतलब संबंध नहीं है। आप आगे भी करा सकते हो टॉपिक को, पीछे भी करा सकते हो, क्योंकि बेटा आपके पास अलग अलग तरह की बुक्स हैं। तो लास्ट लेक्चर में आप लोगों से हमने जो डिस्कस किया था प्यारे बच्चों, उसमें हमने कैपिटल लॉस और डेप्रिसिएशन का टॉपिक डिस्कस किया था। जहाँ तक बात है नोट्स की ना, तो मैं आपको श्योर कर रहा हूँ कि आज तो नहीं बेटा, पर नेक्स्ट क्लास की जो वीडियो आएगी ना, हो सकता है कि आज क्लास की वीडियो में मैं आपको जो आज का लेक्चर होगा उसमें मैं जितना अभी तक लास्ट 2-3 क्लास और आज की क्लास, लास्ट 2-3 क्लास और जो आज क्लास के नोट्स होंगे ना, वो सारे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा बच्चों में। ठीक है सर, आज मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों, आज भी हम दोबारा बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि देखो बेटा, ये सारे वो कॉन्सेप्ट है ना, जब हम नेशनल इनकम के क्वेश्चन करेंगे ना न्यूमेरिकल, तो वहाँ पर हमें हेल्प करेंगे सारे के सारे बच्चों। तो एक होता हमारे पास ना, जो पढ़ाने जा रहा हूँ आपको मैं, एक होता हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। प्यारे बच्चों, एक होता हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यहाँ पे मैं मेरे पास डेफिनेशन नहीं मैं कर रहा, सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा खुद ब खुद। ठीक है, मैं वही नोट प्रोवाइड करूंगा जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं इनडायरेक्ट बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं इसको, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर बोल सकते हैं। तो वो इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? अगर इनडायरेक्ट टैक्स की हम डेफिनेशन देना, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स रेफर टू दो टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर टू दोज टैक्सेस which are imposed by the government. बेटा, indirect taxes are imposed, indirect taxes are referred to those taxes which are imposed by the government, which are imposed by government, which are imposed by government. किसके ऊपर बेटा? on production, on the production and sales of goods and services which are imposed by the government on production and sale of goods and services। एक बार फिर से देख लो बेटा, अगर आपको डेफिनेशन मेरे साथ याद करनी है तो याद कर लो बेटे, मेरे साथ बोल रहा हूं मैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस रेफर टू दोज टैक्सेस विच आर इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हिंदी में अप्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो सरकार द्वारा वस्तुओं के उत्पादन और उनके बिक्री पर लगाए जाते हैं, है ना। अच्छा सर, ये हो गया बच्चों, है ना बेटा। कौन लगाता है इनडायरेक्ट टैक्स? सरकार लगाती है यार। किस पे? अगर हम कोई चीज़ बनाते हैं या कोई चीज़ बेचते हैं बच्चों, है ना। इसके एग्जाम्पल सर, अरे प्यारे बच्चों, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें यार, है ना, आप चाहो तो मेरे साथ साथ नोट्स खुद बना लिया करो, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मैं साथ साथ वैसे आपको डेफिनेशन बताता ही रहता हूँ। ठीक है बेटा, जो एग्जाम्पल की बात करें यार, एक चीज मैं अगर आपको एग्जाम्पल दूँ ना, देखो भाई, एक होता है हम बोल सकते हैं, जैसे मान लो वैल्यू VAT, वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। वैट क्या है? आपका इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन हो गई ना, मगर एग्जाम्पल देने से पहले उसकी एक चीज़ बहुत बताऊँ बेटा। एक्चुअली क्या है ना, इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स के बारे में आपने यार पहले कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। नहीं तो अगर मैं ये बोलूँ कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर। देखो बेटा, इन दोनों टॉपिक के बारे में ना क्लास 12th में एक चैप्टर में अलग से पढ़ने जा रहे हैं हम। ठीक है, वैसे मतलब क्या होता है? देखो, डायरेक्ट टैक्स उस टैक्स को कहा जाता है जिसका बर्डन उसी व्यक्ति पर पड़ता है जो पे करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है ना बेटा, है ना,
इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है, एक्चुअली क्या होता है कि यहाँ पर इसको मतलब ये लगता किसी और पे है और पे किसी और को करना पड़ता है ना। डायरेक्ट टैक्स में क्या होता है भाई, जिस पे लगता है वही पे करता है। जैसे बच्चों की देखो, जैसे यार एक होता है हमारा इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल है इनकम टैक्स, आयकर। या अगर मेरी 5 लाख की इनकम है, मान लो ईयरली, साल भर की मान लो, तो मैं अगर मान लो 5 लाख का मुझे 10% टैक्स पे करना है, अगर मैं 50,000 पे करना है, तो 5 लाख का टैक्स बेटा किस पे लगा है, मेरे पे लगा है। पे कौन करूँगा, मैं करूँगा। पर जबकि एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स, मान लो 2 मिनट के लिए एक होता है बेटा, जैसे आपको पेट्रोल पंप है, ठीक है। अब जो पेट्रोल पंप है ना, टैक्स मान लो पेट्रोल की बिक्री पर टैक्स लगता है। तो मान के चलो बाहर देश से जब पेट्रोल आए ना, मान लो बाहर देश से पेट्रोल आए, कितने का, 30 रुपये का आया। और सरकार ने उस पर जब जैसे आया, तो जैसे पेट्रोल बाहर देश से आया और वहाँ पर आया, कहाँ पर, समुद्र पर है ना, बंदरगाह पे आया, यानी कि हमारा है ना, जैसे ये आया सर हमारे, ठीक है। तो जैसे पोर्ट पे आया, तो जैसे कंट्री बाहर देश से हमने वो इंपोर्ट किया, तो सरकार ने उस पर लगा दिया एक्साइज टैक्स लगा दिया, उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा दी 10%, ठीक है। तो बेटा 30 का आप 10% बेटा कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा आपका। तो 3 रुपये टैक्स लग गया उस पर, 30 रुपये का तो बाहर से लाए, 3 रुपये उसमें और हो गया, वो कितना हो गया, 33। तो अब मान के चलो आप इसको कितना का खरीद रहे हो बेटा, आप पेट्रोल कितना खरीदोगे, 33 रुपये का खरीदोगे। ये 3 रुपये का टैक्स पता किस पे लगाया गया था, ये टैक्स उस पर लगाया गया था जो उस तेल को बेच रहा था। पर लास्ट में उसका बर्डन किसके ऊपर पड़ता है, उसका बर्डन पड़ता है हमारे ऊपर। यहाँ पर तो डायरेक्ट टैक्स में क्या आता है, इनकम टैक्स था, लग किस पर रहा था, हमारे पे कौन कर रहा था, हम कर रहे थे। तो इनडायरेक्ट टैक्स के ना, अब मान लो मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ यार, पेट्रोल में जब हम पेट्रोल खरीदते हैं ना, तो पेट्रोल से लेकर पेट्रोल पंप तक आते आते ना उस पर हजारों टैक्स लग जाते हैं, हजारों तो नहीं, पर कम से कम 8-10 टैक्स पर लग जाते हैं, बहुत सारे टैक्स पर लग जाते हैं इस पर। तो जो वेट हो गया, ठीक है, ये हो गया, एक हो गया हमारा सेल्स टैक्स हो गया, ठीक है, वेट हो गया, या हमारा सेल टैक्स हो गया, या हमारा हो गया बेटा एक्साइज ड्यूटी हो गया, है ना, ये जो एक्साइज ड्यूटी देनी पड़ती है। या जो प्यारे बच्चे एक और होता हमारा, एक होता कस्टम ड्यूटी जो हो गया हमारा। ये सारे जो एग्जाम्पल होते हैं ना प्यारे बच्चों, वैट, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल होते हैं। मतलब ये लगते हैं किसी और पे हैं और इसका बोझ हमारे पर डाला जाता है। मान लो कि वैट लगता है किस पे, जो वैल्यू एडेड टैक्स, मान लो ये लगता है, अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ जो खाना होना, मतलब अगर अच्छा रेस्टोरेंट है ना, तो आप मान लो अगर आपने 1000 रुपये का खाना खाया ना, तो मान लो आपने कह आपका बिल बना कितने का, 1100 रुपये का, खाना खाया 1000 का, बिल बना 1100 का। वो कहते हैं वैट लग गया भैया, 100 रुपये सर्विस टैक्स लग गया, सर्विस टैक्स लग गया कि वहाँ जो आपके AC वगैरह दे रहे हैं। तो वो जो पता क्या, उसका पैसा पता कहाँ जाता, उसका पैसा जाता सरकार के पास। पर वो जो आपको ना 1000 का बिल था, उसमें 100 रुपये और जोड़ दिए ना, तो 100 रुपये एक्चुअली मांग कौन रहा आपसे, उस होटल का मालिक। पर जो 100 रुपये, पूरे जो 1100 रुपये ना टोटल, 1100 में से 100 रुपये किसके पास जाएंगे, उस होटल के मालिक के पास। नहीं, 1000 रुपये जाएंगे होटल के मालिक के पास, और 100 रुपये किसके पास जाएंगे, 100 रुपये पता किसके पास जाएंगे, 100 रुपये जाएंगे किसके पास, जो आपका होटल का 100 रुपये जाएंगे किसके पास, सरकार के पास जाएंगे बेटा। तो सरकार लगा किस पर रही है, सरकार लगा रही है उस होटल के मालिक पे, पर उसने कहाँ से लिए, आपसे लिए, है ना बेटा। अब एक्चुअली क्या है ना, प्रेजेंट टाइम में बेटा, प्रेजेंट टाइम में ना, वर्तमान समय में क्या है प्यारे बच्चों, कि जो सारा का सारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये सारा का सारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है बेटा, किसके अंडर में आता है, ये आता है किसके, आपके प्यारे बच्चों, जो वर्तमान समय में आपके लिए क्या बनाए, है ना, वर्तमान समय में सरकार द्वारा आपके लिए प्यारे बच्चों क्या बनाया गया है, GST। क्या बनाया गया है, GST, इसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस के अंदर। यानी कि वर्तमान समय में ना अब कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्स किसके अंदर आते हैं, GST के अंडर में आ गया। ये पहले हुआ करते थे, अब सरकार अब इन सबको बोलते हैं GST, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में वस्तु सेवा कर। ये तो हो गया सर इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, कौन लगाता है, सरकार लगाती है, किसके ऊपर लगाती है, गुड्स और सर्विस के जब प्रोडक्शन करते हैं उस पर, है ना। अच्छा प्यारे बच्चों, इसके बाद ना एक और चीज़ हमारे पास आता है, इसके बाद एक और चीज़ आता है हमारे पास, तो नंबर 2 हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं प्यारे बच्चों सब्सिडीज, है ना, सब्सिडीज बोलते हैं, या इसको हम बोल सकते हैं हिंदी में इसको बोल सकते हैं, मेरे ख्याल से बेटे इसमें ना सब्सिडीज को हम सरकार ने कुछ छूट दे दी मान लो, है ना, सरकार ने हमको कुछ डिस्काउंट दे दिया। सर सब्सिडी का मतलब होता क्या है
देखो बेटा, सब्सिडी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि सब्सिडीज रेफर टू द फाइनेंशियल असिस्टेंट, है ना, सब्सिडीज रेफर टू द फाइनेंशियल असिस्टेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट। यानी कि सर हम बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल, है ना, हम बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम बोल सकते हैं फाइनेंशियल, है ना, फाइनेंशियल असिस्टेंट्स। बेटा फाइनेंशियल असिस्टेंट मतलब आर्थिक सहायता, बिल्कुल इसको हम हिंदी में बोलते हैं आर्थिक सहायता। क्या बोलते हैं? आर्थिक सहायता, है ना। फाइनेंशियल असिस्टेंट, फाइनेंशियल असिस्टेंट गिवन बाय द, बेटा कौन देता है इसको? गवर्नमेंट देती है। कौन देता है प्यारे बच्चों इसको? गवर्नमेंट देती है। यानी गवर्नमेंट बोले तो सरकार देती है। किसको देती है सरकार? हम लोगों को देती है ना, कि सब्सिडीज रेफर टू द फाइनेंशियल असिस्टेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट, गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द एंटरप्राइजेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी, मतलब टू द एंटरप्राइजेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटीज। यानी कि जब कुछ चीज कम प्रोडक्शन करते हैं और उस पर सरकार हमें कुछ आर्थिक सहायता देती है, उसे बोलते हैं हम सब्सिडीज। सब्सिडीज अगर आप नहीं समझे ना, यार आपको एक चीज बताता हूँ मैं। देखो यार, आपने कभी सुना है, आपने प्यारे बच्चों सुना होगा सब्सिडीज के बारे में, मैं इसकी डेफिनेशन पे आ रहा हूँ। आपने सुना होगा जैसे कि बेटा आपका सिलेंडर आता है, गैस का सिलेंडर आता है आपका 1000 रुपये का, ठीक है, 1000 रुपये का। जो गैस कंपनी, मान लो अगर आपके इंडियन गैस कंपनी है, जो भाई सिलेंडर भारत, हमारे यहाँ तो दो तरह का सिलेंडर आते हैं, एक तो इंडियन वाले और एक भारत वाले। तो अगर इंडियन वाले सिलेंडर मान के चलो, जो गैस कंपनी है वो बेचती है 1000 रुपये का, पर आपको उस कंपनी को कितना रुपए देना पड़ता है? मान लो 700 रुपये, शायद 700 रुपये मांगते ना आपसे वो, तो 1000 रुपये का सिलेंडर होता है, वो आपसे मांगते हैं 700 रुपये। तो सर वो आपसे 700 रुपये मांग रहे, 300 रुपये कहाँ गए? जो 300 रुपये है ना बेटा, 300 रुपये इसको 300 रुपये कौन दे रही है? इसको 300 रुपये दे रही है सरकार। ये 400 रुपये किसने दिए? 400 रुपये आपने दिए, मतलब आपकी सरकार ने नहीं, आपके पापा ने दिए, आपकी मम्मी ने दिए। टोटल सिलेंडर 1000 रुपये का है, आपको कितना पे करना पड़ता है? 700 रुपये, 700। 300 कौन पे करता है? सरकार करती है, गवर्नमेंट पे करती है 300 रुपये। तो यानी कि इसका मतलब क्या है? टोटल 1000 रुपये में से आपको सरकार 300 रुपये सरकार दे रही है आपके बदले। तो यानी कि ये आपके लिए क्या हो गया? एक फाइनेंशियल हेल्प हो गया ना, एक फाइनेंशियल असिस्टेंट हो गया, ये आर्थिक सहायता होगी, है ना। ऐसे बेटा ऐसे पता क्या, ऐसे सरकार ने किसानों के लिए भी करती है कि मान के चलो ना भाई, किसानों को वो लाना पड़ता है, खाद लानी पड़ती है, मतलब इसे बोलते हैं फर्टिलाइजर बोलते हैं। तो अगर किसान ना 1000 रुपये कोई फर्टिलाइजर लाती है ना, तो सरकार उनको बोलती है भाई आपको डिस्काउंट मिलेगा इस पर। ये सरकार ने कहा आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि ये बोलते 40% डिस्काउंट मिलेगा। तो यानी कि इसका मतलब है कि अगर कोई भी किसान कहीं दुकान से ना 1000 रुपये का कोई खाद लाता है, कोई फर्टिलाइजर लाता है ना, तो उसमें से क्या करेगी वो किसान? सिर्फ 600 रुपये ही देगी उसको, बाकी 400 रुपये कौन देगा? सरकार देगा। तो इस दुकानदार को लॉस हो रहा है? दुकानदार को लॉस नहीं हो रहा। क्या सिलेंडर की कंपनी को लॉस हो रहा है? इसको लॉस नहीं हो रहा। सिलेंडर वाली कंपनी को, दुकानदार को कोई लॉस हो ही नहीं रहा, क्योंकि उसको तो पूरे पैसे मिलने, उसको तो 1000 मिलने। बस क्या है, लॉस किसका हो रहा है? लॉस हो रहा है सरकार को, क्योंकि सरकार क्या करती है? हमारे बदले का पैसा अपने जेब से देती है। तो ये जो फाइनेंशियल असिस्टेंट होते हैं ना, ये जो आर्थिक सहायता होती है, इसी को बोलते हैं सब्सिडीज बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो मैंने कहा था कि सब्सिडीज रेफर टू द फाइनेंशियल असिस्टेंट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू एंड एंटरप्राइजेस ऑन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी, है ना। जब हम कोई कमोडिटी बनाते हैं, जब कोई चीज बनाते हैं, तो उस दौरान सरकार जो हमें कुछ सब्सिडीज देती है ना, जो हम सहायता देती है, उसे बोलते हैं हम क्या बेटा? सब्सिडीज बोलते हैं, ठीक है। तो बच्चों इसका क्या काम है प्यारे बच्चों? इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज, जो इनडायरेक्ट टैक्स और जो सब्सिडीज है ना प्यारे बच्चों, उसी का भी काम है। मतलब इनकी सहायता से हम एक नया टॉपिक समझ लेंगे बेटा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो सरकार लगाती है किस पे? गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन पे। सब्सिडीज क्या है? सरकार हमें कोई भी चीज़, मतलब किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने के लिए, सरकार हमें जो कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है, जो कुछ इकोनॉमिकल हेल्प देती हैं, उसे बोलते हैं हम सब्सिडीज प्यारे बच्चों,
ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम बात करेंगे प्यारे बच्चों किस चीज की बात हम करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स की बात तो करेंगे। अब बात एक अगला टॉपिक है, हम बात करेंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स की। प्यारे बच्चों बिल्कुल ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा। इसे बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट, है ना, नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं बेटा, है ना। इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, इसे बोलते हैं शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि बच्चों शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बोलते हैं। दो बेटा प्यारे बच्चों, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एनआईटी। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एनआईटी। क्या बोलते हैं, एनआईटी, यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखो ये निकलता कैसे है, देखो यार चीज़ों को समझने की कोशिश करो, आप डेफिनेशन मत जाओ, चीज़ों को समझ लोगे ना तो आप डेफिनेशन खुद से बना लोगे यार। ठीक है, तो बच्चा नेट इनडायरेक्ट टैक्स है ना, वो कैसे निकलता है। तो अगर मुझे एनआईटी निकालना है ना, कभी कभी निकलता है कैसे बताइए, क्योंकि ये अभी जब नेशनल इनकम का कुछ सवाल करेंगे ना, जब नेशनल इनकम का क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहाँ पर एनआईटी की मुझे हेल्प लेनी पड़ेगी, वहाँ पर एनआईटी का फॉर्मूला यूज होगा। तो एनआईटी निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या माइनस कर देते हैं प्यारे बच्चों, सब्सिडीज। क्या माइनस करते हैं प्यारे बच्चों, सब्सिडीज, यानी इसको हम बोल सकते हैं यार नेट इनडायरेक्ट टैक्स। एनआईटी का मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू होता है क्या बच्चों, इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, माइनस सब्सिडीज। हिंदी में इसको बोल सकते हैं कि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर होता है अप्रत्यक्ष कर, क्या बेटा, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता, माइनस आर्थिक सहायता। ठीक है प्यारे बच्चों, है ना। तो अगर डेफिनेशन आ जाए क्या होता है एनआईटी, तो आप ये लिख दो, अगर डेफिनेशन लिखनी है मान लो तो आप बोल सकते हो कि एनआईटी इज द डिफरेंस ऑफ, क्या बच्चों, एनआईटी इज द डिफरेंस बिटवीन, बोल सकते हो एनआईटी इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज, है ना। एनआईटी इज द डिफरेंस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज। जो अप्रत्यक्ष कर होता है, जो अप्रत्यक्ष कर, सॉरी शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, है ना, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का एक अंतर होता है। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और आर्थिक सहायता का एक अंतर होता है प्यारे बच्चों, है ना। ये तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, ये तो बात है हमारी एनआईटी की। ठीक है, ये तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहे थे हम। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, अब जो नेक्स्ट 3 टॉपिक पढ़े, इनडायरेक्ट टैक्स कौन पे करता है, हमें पे कर, मतलब सरकार लगाती है किसके ऊपर, हमारे ऊपर। सब्सिडीज क्या है, जो हमें डिस्काउंट देती है सरकार। और एनआईटी क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है ना, जो क्या होता है इंडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडीज का डिफरेंस होता है। ये सूत्र है बेटा, याद करना पड़ेगा आपको ये, कि एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो बेटा मैं सारे कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो ये सूत्र है, ध्यान रखना, ये सूत्र बन गया आपका एक, ये सूत्र है, ये इसको याद कर लेना चाहिए आप। अब बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की, मतलब सारे कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट। अगला कॉन्सेप्ट प्यारे बच्चों मेरे लिए है, 2 चीज़ें होती है, एक होता है प्यारे बच्चों फैक्टर कॉस्ट, एक होता है प्यारे बच्चों फैक्टर कॉस्ट, और एक होता है मार्केट कॉस्ट, एक होता है मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस। ध्यान देंगे, बहुत बड़ा ये दिक्कत है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। हिंदी में इसको बोलते हैं कारक लागत। क्या बोलते हैं बेटा, कारक लागत, कारक लागत, और एक होता है बाजार कीमत, बाजार कीमत। ठीक है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारे लिए। कारक लागत और बाजार कीमत होता है क्या बच्चों, देखो होता है क्या, पहले 1 बाय 1 बात करता हूँ यार, ये काम करता हूँ ना, पहले मैं बात करता हूँ किसकी, फैक्टर कॉस्ट की। पहले मैं बात करता हूँ किसकी, फैक्टर कॉस्ट की। सर फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, फैक्टर कॉस्ट होता क्या है, कारक लागत होती क्या है, कारक लागत होती क्या है। देखो बच्चों फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये हो ना, जैसे नाम से देख रहे हो फैक्टर, आप लोग जानते हो कि प्रोडक्शन करने के 4 मेन फैक्टर होते हैं, प्रोडक्शन करने के 4 मेन फैक्टर होते हैं, उत्पादन करने के 4 मेन कारक होते हैं। कौन सा, आपका लेबर होता है, एक होता है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइजेस।
एंटरप्रेन्योर जिसको बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं इसको हम हिंदी में। भूमि, श्रमिक, पूंजी और उद्यमी। उत्पादन करने के 4 कारक होते हैं। तो इन लोगों को हमें क्या देना पड़ता है प्यारे बच्चों? इन लोगों को हमें इनका जिन्हें बोलते हैं इनका जो बोलते हैं रिवार्ड देना पड़ता है। इनको काम करने के बदले इन सब कुछ ना कुछ मिलता है। लेबर को क्या मिलते हैं प्यारे बच्चों? आप जानते हो वेजेस मिलता है। लैंड को क्या मिलता है? रेंट मिलता है। कैपिटल को क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। और एंटरप्राइज को बेटा क्या मिलता है? सर इसको क्या मिलता है? सर वही तो मिलता है, क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। तो इन सबको इनके काम के बदले जो कुछ न को रिवार्ड देता है ना, जो कुछ न को रिवार्ड मिलता है, तो उसका जो सम आएगा, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, उसका जो सम आएगा ना कहीं उसी का बोलेंगे हम फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे। इनका सबके सम को हम क्या बोल सकते हैं? फैक्टर कॉस्ट बोल सकते हैं। देखो बेटा, इसका मैं मीनिंग, इसका अगर मैं डेफिनेशन पे आऊँ, अगर इसकी परिभाषा पाऊँ तो क्या हो सकती है? इसको बेटा ऐसे बोल सकते हैं कि सर इट रेफर टू अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देख लो, इट रेफर टू अमाउंट पे, इट रेफर टू अमाउंट पेड, इट रेफर टू अमाउंट पेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट रेफर टू अमाउंट पेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। करे इससे अर्थ ये होता है कि क्या सर, जो प्रोडक्शन करने के फैक्टर्स होते हैं उनको काम करने के बदले जो दिया जाता है उसे हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, उसे हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। यानी प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? कारक लागत बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? कारक लागत बोलते हैं, है ना यार। अब वेजेस, अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं कोई चीज़ बनाता हूँ, जैसे यार मान के चलो, अगर हम प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो यार, जैसे ना अगर मैं ये तो अब करे से सर समझे नहीं हम। अरे मैंने कहा बेटा कि इसका फैक्टर कॉस्ट का मतलब ये होता है कि अमाउंट, इट रेफर टू अमाउंट पेड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी कि फैक्टर कॉस्ट ये वो अमाउंट होता है, ये वो राशि होती है, कारक लागत वह राशि होती है जो उत्पादन के कारकों को, कारक लागत वो राशि होती है जो उत्पादन के कारकों को उत्पादन प्रक्रिया में शामिल होने के बदले उनको दिया जाता है। यानी मैंने कहा था ये फैक्टर प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इन सबको मिलेगा, इन सबको जो मिलता है उसका सम फैक्टर कॉस्ट होता है। अब मैं एक चीज बता रहा हूँ आपको ना, देखो यार मान के चलो मैं ना, अगर यार एक, अगर फॉर एग्जांपल के लिए अगर एक मोबाइल बनाते हैं, क्या बनाते हैं प्यारे बच्चों? मोबाइल बनाते हैं, ठीक है। तो यार मोबाइल आप देखो ना, मोबाइल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए यार? मोबाइल बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है, इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, कच्चा माल चाहिए, ठीक है, इसके लिए लेबर चाहिए, लेबर तो चाहिए, है ना, लेबर चाहिए, इसके लिए पैसा भी चाहिए, कैपिटल भी चाहिए होता है मोबाइल बनाने के लिए, ठीक है। और जहाँ मोबाइल बना रहे हैं उस जगह का हम रेंट पे दे रहे हैं। तो मोबाइल बनाने में तमाम खर्चा आता नहीं आता? अगर मोबाइल बनाएंगे तो उसके तमाम खर्चा आता नहीं आता? तो उसको बनाने में जो तमाम खर्चा आ रहा है, कहीं ना कहीं ये इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को बनाने में तमाम खर्चा आ रहा है, उसी को तो फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं, कारक लागत बोलते हैं। अब एक चीज़ बताओ यार, एक मान लो मोबाइल बनाया, ठीक है, तो रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, रेंट उसने दिया, तो जब उसने सारा कुछ जोड़ा, मान लो एक मोबाइल है, अगर मैं एक मोबाइल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसको बनाना मान लो कच्चा माल लगा 100,000 रुपये का, ठीक है, जो लेबर था बनाने उसको दिया हमने 2,000 रुपये, ठीक है, जो कैपिटल उस पर लगाया, जो पैसा लगाएगा या मान लो वो लगाया 1,000 रुपये का। जिस ज़मीन पर हम वो है, मान लो मैं एक मोबाइल की बात कर रहा हूँ, जिस ज़मीन पर हम बना रहे हैं मान लो, या जहाँ पर हम जिस जगह बना रहे हैं उसका किराया मान लो 500 रुपये पड़ रहा है एक मोबाइल पे, 500 रुपये पड़ रहा है मान लो एक मोबाइल पे, मैं एक की बात कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, कितना हो गया ये? ठीक है, तो 1,000, 2, 3,000, 4,000, 4,500, तो जो 4,500 है ना, ये 4,500 क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। ये क्या है? फैक्टर कॉस्ट है। ये तो अभी बनाने का लगा है, ये तो वो पैसा है जो किसको जा रहा होगा? जो लेबर को जा रहा होगा, जो रेंट किसको मिलता है? लैंड को मिलता है, कैपिटल पे लगाया ना, है ना, पैसे पे लगाया जो इसको जा रहा होगा। तो ये तो बनाने का खर्चा है, अभी तो उस पर टैक्स कहाँ लगा है? अभी हम ये जो मोबाइल है ना, ये 4,500 का जो मोबाइल है अभी तो एकदम बन गया,
अभी तो इस पर सरकार ने कई तरह के टैक्स नहीं लगाए हैं। अभी सरकार इस पर वो लगाएगा कि प्रदूषण करने का टैक्स लगाएगा। फिर इसको जब एक राज्य से अगले राज्य में है ना, एक स्टेट से अगले स्टेट में जाओगे वो टैक्स लगता है। जब एक देश से अगले देश में जाओगे फिर वो टैक्स लगता है। फिर जीएसटी, ओएसटी, फिर मार्केट में आते आते ना ये 4,500 का मोबाइल कितने का हो जाएगा? 10,000 का हो जाएगा भाई। तो अभी तो ये कौन सा खर्चा है जो उस पर बनाने पर लगा, सिर्फ इस पर टैक्स कुछ नहीं लगा अभी। तो फैक्टर कॉस्ट क्या, मैंने कहा क्या होता है प्यारे बच्चों फैक्टर कॉस्ट? मैंने कहा कि सर ये ऐसा अमाउंट होता है, इट इज अमाउंट पेड टू प्रोडक्शन ऑफ, इट इज अमाउंट पेड टू फैक्टर्स फॉर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, है ना। अच्छा, ये तो बात थी फैक्टर कॉस्ट की। आप समझ गए कि हाँ सर जो बनाने में जो खर्चा आता है किसी चीज़ को ना, मतलब मोटा माटी समझे, किसी चीज़ को बनाने में जो खर्चा आएगा ना कि भैया उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट, है ना। अच्छा, फैक्टर कॉस्ट हो गया मैंने कहा आपको। अब एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है सर मार्केट प्राइस, एक होता है बेटा मार्केट प्राइज। इसको बोलते हैं हिंदी में बाजार कीमत। क्या बोलते हैं सर? बाजार कीमत। प्यारे बच्चों मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है? देखो यार एक चीज देखो, सिंपल सा मतलब है। मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाया था ना कि मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है। मैं इस पर आ रहा हूं, पहले मैं इसको बताता हूँ सूत्र, इसका बताता हूँ फॉर्मूला। तो बेटा मार्केट प्राइस का एक फॉर्मूला होता है। मार्केट प्राइस का क्या होता है? फॉर्मूला। कह रहे मार्केट प्राइस कहता है कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जो होता है ना वो होता है प्यारे बच्चों फैक्टर कॉस्ट, जो अभी पढ़ा हमने, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हिंदी में ले दादा यार, बाजार कीमत, बाजार कीमत, बाजार कीमत बराबर क्या होगा? कारक लागत प्लस शुद्ध अप्रत्यक्ष, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। भैया समझे नहीं? भैया एक चीज बताओ, अभी तक मैंने कहा ना, मैंने बताया था ना, मान के चलो मोबाइल बनाने में कुल खर्चा कितना आया? 4500 का आया। कितना आया? 4500 का। अब सर एक होता है NIT, मान लो सरकार ने उस पर क्या लगाया? अभी एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स और एक होता है सब्सिडीज। तो बताया ना अभी कि NIT कैसे निकलता है, अभी बताया था ना NIT कैसे निकलता है। जब इनडायरेक्ट टैक्स में से क्या माइनस करते हैं? सब्सिडीज माइनस करते हैं, तो NIT निकलता है। तो जब हम फैक्ट जितने का खर्चा आया उतने में हम और टैक्स जोड़ देते हैं, जितने का खर्चा आया उतने में हम और टैक्स जोड़ देते हैं ना, तो उसका मार्केट प्राइस निकल जाता है। प्यारे बच्चों मार्केट प्राइस का मतलब ये है यार, मार्केट प्राइस का मतलब ये है ना जितने रुपए में वो चीज बाजार में बिकती है। मतलब मार्केट प्राइस का मतलब सिंपल से ये है कि जितने रुपए में कोई भी चीज बाजार में बिकती है वो मार्केट प्राइस है। कि जैसे मान लो कोई रियलमी कंपनी का मोबाइल है, तो अगर उसकी कीमत मान के चलो, अगर उसकी कीमत है 13,000 रुपये, 13,000, अगर बाजार में 13,000 का बिक रहा है तो यानी उसका मार्केट प्राइस है। MP कितना उसका मार्केट प्राइस, है ना। मतलब जितने की कोई चीज़ बाजार में बिकती है वो होता है उसका मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस कैसे निकलता है? वो निकलता है, मैंने कहा था कि MP इज इक्वल टू, शॉर्ट फॉर्म में MP इज इक्वल टू FC यानी फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, है ना। अब मान कर चलो यार किसी ने पूछा भाई एक कोई मोबाइल है उसको बनाने में 5,000 का खर्चा है, मैंने कहा ठीक है। कह रहे यार उस पर जो सरकार ने टोटल टैक्स लगाया ना, जो NIT हो गया टोटल टैक्स माइनस सब्सिडीज, कह रहे वो आया लगभग 2,500 रुपये का। मैंने कहा ठीक है। कह रहे बताओ कितने का कह रहे कितने का बिकेगा मार्केट में। मैंने कहा यार 5,000 प्लस 2,500 कितना हो गया सर ये? तो मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा? 7,500। यानी वो चीज़ मार्केट में कितने की बिकेगी? 7,500 की बिकेगी, है ना। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या समझाया था मैंने? फैक्टर कॉस्ट का मतलब आपको मैंने ये समझाया था कि सर फैक्टर कॉस्ट क्या समझाया था कि अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अमाउंट पेड टू फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन प्रोडक्शन, ये तो इसका मतलब था। तो मार्केट प्राइस का मतलब आप सोच लो कि सर अगर इसको डिफाइन करना है तो इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि मार्केट प्राइस इज द सम ऑफ फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, ये भी बोल सकते हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं कि सर किसी भी चीज़ की जो बाजार में कीमत होती है, यानी कि इसको हम मार्केट प्राइस को ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि इट रेफर टू प्राइस विच प्रोडक्ट
प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इज द मार्केट। ये बोल सकते हैं इट इज अ प्राइस, ये वह प्राइस होता है कि इट इज द प्राइस, है ना, ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज द प्राइस, ये इट इज द प्राइस एट विच प्रोडक्ट, है ना, एट विच प्रोडक्ट, कि सर एट विच प्रोडक्ट, एच क्या बेटा, एच विच प्रोडक्ट एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। अरे जिन बच्चों को समझ नहीं आया ना वो ये समझ लो यार, मैंने कैसे समझा, आप ले सकते। इसका मतलब ये है कि ये किसी वस्तु की वह कीमत जिस कीमत पर कोई भी वस्तु बाजार में बेची जाती है वो उसका होता है मार्केट प्राइस। और इसको आम भाषा में MRP भी तो बोलते हैं, MRP, ये जो MP बोल सकते हैं इसको, है ना। तो इट इज अ प्राइस एट विच प्रोडक्ट एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, कि ये वह प्राइस होती है जिस प्राइस पर कोई चीज एक्चुअल में मार्केट में बेची जाती है। हाँ सर, तो प्यारे बच्चों, है ना, तो हो गया मार्केट प्राइस। जितने की हम कोई चीज बाजार में बेचेंगे और मार्केट प्राइस हो गया। कैसे निकलता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT। अब ध्यान देंगे ना, यानी कि हमेशा मार्केट प्राइस ज्यादा आएगा और फैक्टर कॉस्ट कम आएगा। सर कैसे, अरे यार क्यों, मार्केट प्राइस कैसे क्या होता है, वो फैक्टर कॉस्ट और NIT का सम होता है। आप देख लो यहाँ पर मार्केट प्राइस कितना है ये, और फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस आ रहा है 7,500, और फैक्टर कॉस्ट कितना है 5,000 का ओनली। तो आज ज़्यादा आ रहा नहीं आ रहा है, ये आ रहा है। तो ध्यान दो, अगर मार्केट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, तो ध्यान देना यहाँ से एक सूत्र ये हो गया, यहाँ से 2-3 सूत्र और बना सकते हैं। क्या, अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है, अगर क्या निकालना है, फैक्टर कॉस्ट, अगर FC निकालना है, अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, MP में से क्या माइनस कर देंगे, NIT। फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस NIT। ध्यान देना बेटा कि फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। हिंदी वाले बच्चे बताया ना मैंने, कारक लागत, यानी कारक लागत का एक सूत्र, कारक लागत का सूत्र हो गया। कारक लागत का सूत्र क्या होता है, बाजार कीमत, क्या, बाजार कीमत माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। बाजार कीमत, कारक लागत बराबर क्या होता है, बाजार कीमत माइनस शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, एक सूत्र ये हो गया। अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में जोड़ दो NIT, और अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो MP में माइनस कर दो NIT। ध्यान देना, क्यों बेटा, ये जो चीजें हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो MP है, ये जो MP, ठीक है, मार्केट प्राइस, और जो FC फैक्टर कॉस्ट, जब नेशनल इनकम का क्वेश्चन करेंगे ना बेटा तो बच्चों को वहां पर ये रुला देता है। क्यों, बच्चों को सूत्र नहीं पता। अगर आपको फॉर्मूला पता है आप कर सकते हो। अब यहां से NIT का सूत्र निकल सकता है। अगर आपको NIT निकालना है तो मार्केट प्राइस में से क्या घटा दो, FC घटा दो। अगर आपको NIT निकालना है तो मार्केट प्राइस में से क्या घटा दो, फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको NIT निकालना है तो क्या कर दो, मार्केट प्राइस में से क्या घटा दो, फैक्टर कॉस्ट माइनस कर दो बच्चों। तो बेटा क्या आ जाएगा हमारा, NIT आ जाएगा। तो NIT इक्वल टू MP माइनस FC। हाँ यार ये तो सही कह रहे हैं आप, है ना। तो बेटा एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये हो गया। NIT मतलब हिंदी में सुन लो, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर बराबर बाजार कीमत माइनस कारक लागत। ठीक है, एक ये 2 और एक प्यारे बच्चों 3, ये तीनों ये आपको याद होने चाहिए, है ना। याद होंगे तो बच्चों इजीली आप नेशनल इनकम का जो न्यूमेरिकल होंगे, ये जो उसके आगे कुछ चैप्टर्स हो वो कर पाएंगे आप आराम से। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आप ये चीजें समझ गए, अब इस जो आज के लिए एक और लास्ट टॉपिक बचा बच्चों, ठीक है, उसकी तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, है ना। वो क्या टॉपिक है बच्चों, सीधा मैं, है ना, बिना रिटेक किए हुए सीधा बात मुद्दे पे आता हूँ बच्चा। बेटा उसका मतलब होता है एक अगर जो हमारे पास होता है ना उसको शॉर्ट फॉर्म बोलता है NFIA, NFIA। ठीक है, ये होता क्या बच्चों, प्यारे बच्चों इसको हम बोलते हैं कि नेट फैक्टर, नेट फैक्टर, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, फ्रॉम अब्रोड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। एन मतलब नेट, एफ मतलब फैक्टर, आई मतलब इनकम और ए मतलब अब्रोड। हिंदी में ध्यान दो, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको,
हिंदी में NFI का क्या बोलते हैं? सुन लो हिंदी मीडियम वाले बच्चों, इसे बोलते हैं विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय। ध्यान दो NFI होता है क्या? विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, NFI है। देखो बेटा, ये इसकी फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म, एक फुल फॉर्म। एक्चुअली होता क्या ना बच्चों, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं ना, राष्ट्रीय आय निकालते हैं, नेशनल इनकम मतलब कि हमारे देश में रहने वाले देशवासियों ने जो कुल पैसा कमाया है उसे क्या बोलेंगे? नेशनल इनकम बोलेंगे। और ये तो बोलेंगे कि हमारे देश में रहने वाले देशवासियों ने जो कुल पैसा कमाया वो नेशनल इनकम है। आप तो यही सोचते हो ना, पर प्यारे बच्चों होता क्या है ना, हमारे देश में रहने वाले ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे देश के जो नौकरी करने बाहर जाते हैं, फिर वहाँ से मोटा पैसा कमाकर, मतलब वहाँ से फिर बहुत सारा पैसा कमाकर हमारे देश में लाते हैं। तो क्या फिर इसको नेशनल इनकम नहीं बोलेंगे? बेटा इसको भी नेशनल इनकम बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी तो हमारे देश के ही नागरिक है ना। और फर्क क्या है? वो विदेश में जा रहे हैं, कमा के यहाँ ला रहे हैं। तो हमारे देश के जो लोग हैं ना, वो तो यहाँ के तो कमाते कमाते ही हैं। हमारे देशवासियों ने हमारे देश में जितना पैसा कमाया वो तो नेशनल इनकम में आएगा। उसके अलावा बाहर से जो पैसा कमा के ला रहे हैं वो भी तो नेशनल इनकम का आएगा। यही तो है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जो बाहर से कमा के ला रहे हैं हम। अच्छा अब सुनो भाई जरा, अब जरा सुनो। अब एक चीज बताओ, अगर हमारे देश वाले अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, उन देशों में नौकरी करके जाएंगे और वहाँ से पैसा कमा के लाएंगे, तो यार दूसरे देशों के लोग भी तो हमारे देश में आते हैं और क्या करते हैं? यहाँ से पैसे कमा के ले जाते हैं। ऐसे ही होता है ना, सुन तो रो, है ना। अब जो मैंने कहा, हमारे जिस तरह हमारे देश के लोग विदेशी देशों में नौकरी करने जाते हैं, उसी तरह विदेशी देशों के लोग हमारे देश में नौकरी करने आते हैं और अपने देश में पैसा ले जाते हैं। तो फिर ऐसे में तो तुम बोलोगे यार फिर ऐसे में क्या होगा? तो मतलब क्या है, इन दोनों को अलग अलग चीज बोला जाता है। दो चीजें होती है, सुन लो। तो NFI का मतलब ये होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। उनका मतलब होता है क्या है? अभी निकलता कैसे बता रहा हूँ मैं आपको। देखो बेटा, इसका ना सूत्र होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका सूत्र, उस पर आ रहा हूँ फिर मैं आता हूँ परिभाषा पे। NFI ये निकलता कैसा बच्चों? देखो प्यारे बच्चों, NFI का ना एक छोटा सा सूत्र ये है कि इसको ऐसे निकालते हैं कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। अब हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे भैया हमारे लिए भी लिखो यार। लो यार भैया लिख दिया। फैक्टर इनकम समझा रहा हूँ बेटे, पहले एक बार हिंदी में लिख लेता हूँ मैं। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड मतलब हिंदी में विदेशों से प्राप्त कारक आय माइनस विदेशों को आय। बेटा देखो, विदेश से प्राप्त कारक आय माने विदेश आय। प्यारे बच्चों, NFI का मतलब होता है कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड, हमने विदेशी देश से जो पैसा कमाया माइनस, जब उसमें से हम इस पैसों को माइनस कर देते हैं जो विदेशी देशों को गया, तो उसको बोलेंगे NFIA। मतलब भैया समझे नहीं? देखो बेटा, मान के चलो प्यारे बच्चों कि अगर मान के चलो कि यार हमारे देश वाले हैं, ठीक है, वो बाहर काम करते हैं, तो मान लो वो विदेशी वहाँ से लाए 100 करोड़, हमारे देश वाले बाहर से कितना करोड़ कमा के लाए? 100 करोड़ कमा के लाए, 100 करोड़ कमा के लाए, ठीक है। अच्छा, अब कुछ ऑस्ट्रेलिया वहाँ के लोग हमारे देश में भी काम करते होंगे, तो मान लो जो विदेशी देश के लोग जो हमारे यहाँ काम करते थे, वो यहाँ से मान लो यहाँ से कितना करोड़ कमा के ले गए? 70 करोड़ कमा के ले गए, है ना। तो अब अगर मुझे निकालना है NFIA, क्या निकालना है NFIA, तो मैं क्या करूँगा? जितना हम कमा के लाए 100,
कमा के लाए 100 करोड़, फैक्टम इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड कितना है 100, माइनस कमा के वो ले गए फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड, विदेशों को आए कितना 70। तो प्यारे बच्चों NFI कितना आएगा सर 30 आएगा। NFI क्या आएगा 30 आएगा। ध्यान रखना ये NFI क्या है। और अच्छा जब परिभाषा बतानी है तो आप तो बोल सकते हो आप ऐसे देखकर कि NFI है कि इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्टम इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड माइनस बोलना इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। हिंदी में यह है विदेशों से प्राप्त कारक आय और विदेशों को आय का अंतर होता है। यह एक अंतर होता है। यह कि NFI मतलब शुद्ध विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, अंतर किसका होता है विदेशों से प्राप्त कारक आय और विदेशों से आय का। ध्यान देना प्यारे बच्चों ये ना सूत्र आ जाता है। और ध्यान देना फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम ये लिखा है, ये क्या लिखा है ये क्या लिखा है यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर लिखा है फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड और यहाँ लिखा है नेट फैक्टर इनकम। देखो इस लाइन में और इस लाइन में ज़्यादा फर्क नहीं है। नेट फैक्टर इनकम अर्न यहाँ लिखा नेट फैक्टर इनकम, यहाँ नेट लिखा है ना, यहाँ पर नेट नहीं लिखा। तो जहाँ पर नेट लिखा होगा इसका मतलब वो डिफरेंस है किसका, जितना कमाया और जितना गया, जितना कमाया जितना गया। तो NFI एक डिफरेंस होता है किसका, फैक्टर इनकम फ्रॉम अर्न फ्रॉम अब्रोड, फैक्टर इनकम अर्न टू एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड में से जब माइनस करेंगे फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड उसको बोलेंगे NFI है ना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यार मैंने देखो आपको बता दिया है, ठीक है क्या बताया मैंने आपको। नेट NFI क्या होता है, सिंपल कोई पूछे तो नेट की NFI कोई फॉर्मूला पूछे फॉर्मूला बता देना, ठीक है। कोई डेफिनेशन पूछे डेफिनेशन बता देना उसको आप, है ना। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, अब ना एक लास्ट टॉपिक जो मतलब लास्ट टॉपिक ही है, इसी का हिस्सा ये है कि देखो ना होता क्या है कि जो NFI होता है ना, जो NFI होता है ना, जो NFI होता है ना यार, ये जो NFI होता है, जो NFI होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आए ना प्यारे बच्चों, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। देखो बेटा ये पॉजिटिव कैसे आएगा, ये पहले क्या हो सकता है NFI ये NFI पॉजिटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब धनात्मक, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। ये बेटा पॉजिटिव कब हो सकता है, देखो कब हो सकता है पॉजिटिव NFI एक चीज बताओ। मान लो मैं ऐसे लिख रहा हूँ कि तुम फ्रॉम, मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम, ठीक है। फ्रॉम मतलब इसका मतलब है कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड, मतलब जो हम कमा के लाए, हम बाहर से कितना कमा के लाए, मान लो हम लाए 80 करोड़ का, ठीक है। और इनकम पेड टू अब्रोड, और विदेशी लोग यहाँ से कितना कमा के ले गए, पेड टू अब्रोड। मान लो टू मतलब समझ जाओ, शॉर्ट फॉर्म का मतलब टू मतलब कितना कमा के ले गए, मान लो वो ले गए 70 करोड़ कमा के ले गए, ठीक है। अब आपको निकालना है NFI, क्या निकालना है NFI कितना आएगा, 80 में से जितना कमा के लाए माइनस जितना ले गए, कितना आएगा 10 प्लस का है 10 प्लस का है माइनस का 10 प्लस का आ रहा है। तो ये जो NFI की चीज़ का है पॉजिटिव, NFI की चीज़ का है पॉजिटिव, यानी कि NFI पॉजिटिव कब होता है, जब फ्रॉम व्हेन फैक्टर इनकम, मतलब इसका हम बोल सकते हैं व्हेन फैक्टर इनकम। अगर कोई पूछे कि NFI पॉजिटिव कब होता है तो आपको बोलना है व्हेन फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड इज ग्रेटर देन फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। भैया मतलब, और इसका मतलब ये है जब विदेशों से कमाया हुआ पैसा ज़्यादा होता है विदेशों को जाने वाले पैसे से। नहीं था, कमाया 80 करोड़ गया 70 करोड़, है ना। तो ये पूछ कई MCQ में आ सकता है कि NFI पॉजिटिव। MCQ जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन आते हैं MCQ वाले, वहाँ पर आ सकता है कि व्हेन फैक्टर इनकम, कि व्हेन NFI पॉजिटिव, तो आपका बोलना पड़ेगा वहाँ पर ऑप्शन रहेगा एक ऑप्शन ये भी रहेगा, कौन सा, कि फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड ग्रेटर देन फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड। तो आपको वो साइन लगा देना। हिंदी में क्या रहेगा कि विदेशों से प्राप्त कारक आय बड़ा होता है जब विदेशों को आय से उस टाइम क्या निकलेगा NFI पॉजिटिव निकलेगा सर, है ना। बेटा दूसरा NFI क्या निकलता है, निगेटिव भी निगेटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है भाई। आप समझ गए निगेटिव होगा, मुझे बताओ समझ गए, है ना, समझ गए ना आप। कि जब मान लो फ्रॉम
अरे मान लो फ्रॉम हमने कितना कमाया, 60 करोड़ कमाया, कितना कमाया 60 करोड़, और टू वो यहाँ से कितना कमा के ले गए, मान लो 80 करोड़, कितना ले गए 80 करोड़। तो निकालना NFIA, वो क्या होता है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, कितना कमाया 60, कितना ले गए नेट फैक्टर इनकम टू अब्रोड 80, कितना आया माइनस के 20, क्या है माइनस का 20। तो ये क्या नेगेटिव है ना, तो NFIA नेगेटिव कम होता है, हम बोल देंगे कि व्हेन कि फैक्टर इनकम है ना, व्हेन फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड, व्हेन फैक्टर इनकम अर्न, ठीक है फ्रॉम अब्रोड, मैं ऐसे कर रहा हूं ना, व्हेन फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड, ठीक है इसका मतलब मान लो ना ज्यादा होता है, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड ग्रेटर देन फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड, मान लो मैं शॉर्ट फॉर्म बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, ये जब ऐसा होता है ना, जब ये बड़ा होगा, मतलब शॉर्ट फॉर्म बना रहा हूँ मैं इसकी, फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड जब ज्यादा होगा किससे, फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रोड से, तो ये क्या आएगा हमारा नेगेटिव आएगा, है ना। और एक जीरो भी हो सकता है ना, क्या हो सकता है NFIA क्या हो सकता है जीरो, NFIA नेगेटिव भी हो सकता है, NFIA पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मैं समझ गया, आप समझ गए है ना। जीरो कब होगा, मान लो फ्रॉम विदेश से कितना कमाया हमने 60 करोड़, और एक कितना वो कितना ले गए यहाँ से कमा के, कितना ले गए 60 करोड़ ले गए कमा के विदेशी देश वाले, तो कितना है ना, तो NFIA क्या होगा सर 60 करोड़ माइनस 60 करोड़, 60 माइनस 60 कितना आएगा प्यारे बच्चों, जीरो आएगा, है ना। तो जब नेट व्हेन फैक्टर इनकम फ्रॉम अर्न फ्रॉम अब्रोड बराबर होता है फैक्टर इनकम पेड टू अब्रोड, जब विदेशों से प्राप्त कारक आय विदेशों को आय के बराबर होता है, तब हमारा NFI क्या होता है, जीरो होता है, शून्य होता है, ठीक है। बस बेटा एक लास्ट टॉपिक है, खत्म हो गया टॉपिक, अब 2 मिनट का बचा है टॉपिक, ये बचा है प्यारे बच्चों की, ये बचा है प्यारे बच्चों की, सुन लो। अगर हम ध्यान दो नेशनल इनकम कैसे निकलता है, तो नेशनल इनकम को निकालने के बहुत सारे मेथड हैं, पर प्यारे बच्चों जब हम डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ देते हैं, जब हम डोमेस्टिक इनकम में NFIA जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, जब हम जोड़ देते हैं ना, तो प्यारे बच्चों क्या निकलता है नेशनल इनकम, क्या निकलता है नेशनल इनकम। ध्यान दो बेटे चीज का, सूत्र बन गया हमारा, हिंदी में बोलूं मैं, हिंदी में बोल दो, जब हम घरेलू आय में क्या जोड़ते हैं NFIA, तो क्या आता है राष्ट्रीय आय आता है। ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये सूत्र बन गया, ये बन गया एक सूत्र कि क्या कि डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम। मतलब अगर कभी भी आपको नेशनल इनकम निकालना हो ना, तो डोमेस्टिक इनकम पता हो तो डोमेस्टिक इनकम में क्या जोड़ देंगे NFIA, तो नेशनल इनकम निकल जाएगा। नेशनल इनकम निकल गया सर, बिल्कुल सर निकल गया। बट एक और होता है, क्या होता है सर आप यहाँ से 2 और फॉर्मूला बन सकते हैं कि अगर आपको क्या निकालना है, अगर आपको अभी डोमेस्टिक इनकम निकालना है, क्या निकालना है डोमेस्टिक इनकम निकालना है। तो अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है ना, तो क्या कर सकते हो सर आप, अगर आपको डोमेस्टिक इनकम निकालना है ना, तो आप नेशनल इनकम में से क्या बेटा, आप नेशनल इनकम में से क्या माइनस कर सकते हो NFIA। अरे आप ये निकालना है ना, तो ये प्लस का राइट साइड जगह क्या हो जाएगा माइनस का। तो अगर डोमेस्टिक इनकम निकालना है ना, तो नेशनल इनकम में से क्या माइनस कर सकते हो आप NFIA माइनस कर सकते हो। ठीक है सर, हाँ सर ठीक है। और बस वो लास्ट ये है, और अब समझ सकते हो, अगर आप क्या निकालना है आपको NFI निकालना है, क्या निकालना है NFIA निकालना है, तो क्या कर सकते हो आप नेशनल इनकम में से, है ना, क्या कर सकते हो आप नेशनल इनकम में से क्या माइनस कर सकते हो आप डोमेस्टिक इनकम। हिंदी वाले बच्चे अगर आपको NFI निकालना है ना, तो आप राष्ट्रीय आय में से क्या घटा सकते हो घरेलू आय। अगर तो NFI का एक सूत्र होता है, जब एक तो मैं बताया मैंने अभी, है ना, अरे NFI का सूत्र तो मैंने बताया भी आपको, कौन सा वाला ये तो बताया मैंने, है ना। पर ये भी तो बन सकता है ना सूत्र NFI का, है ना सर, ये भी सूत्र बन सकता है ना हमारा ये वाला, डोमेस्टिक इनकम माइनस नेशनल इनकम माइनस डोमेस्टिक इनकम इक्वल टू NFIA। राष्ट्रीय आय माइनस घरेलू आय
बराबर NFIA। डोमेस्टिक इनकम का क्या हो सकता है, नेशनल इनकम माइनस NFIA। घरेलू आय का क्या हो सकता है, राष्ट्रीय आय माइनस NFIA। और डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA इज इक्वल टू नेशनल इनकम। घरेलू आय प्लस NFIA बराबर राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था आज का, है ना। उम्मीद है बच्चों आपको आज क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, तो मिलेंगे प्यारे बच्चों अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, और आपको नोट्स में आज प्रोवाइड कर दूंगा, आज एक अगली वीडियो पक्का डेफिनेटली बेटा। ठीक है, तो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।